नमस्कार साथियों, जीके ज्ञान क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जनरल साइंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जो काफ़ी बार आपके जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आपने इस वीडियो का जो पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। उस पर भी मैंने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट और जनरल साइंस के जो प्रश्न बताए गए हैं। और साथ ही अगर चैनल पर जो नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो इसमें हम ऐसी और भी अपडेट है वो देते रहते हैं। आज का सबसे पहला हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। आपके चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इसमें सबसे पहले आप जो बिना बुझा हुआ चूना होता है NaCO, जब इसमें आप H2O यानी जल को मिलाया जाता है तब आपकी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आप कार्बन डाई गैस है वो मुक्त हो जाती है, जिसके कारण आपके जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आपके कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आपके ऑक्सीजन की जो खोज है वो किसने की थी? तो आपकी जो ऑक्सीजन की खोज है वो आपकी जो प्रिस्टले और जो कॉलसिले है उनके द्वारा की गई थी, यानी इसका आंसर है आपके जो A और B दोनों है वो हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके निम्नलिखित में से जो कितनी ऊंचाई पर जब आपकी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आपकी नगण्य है वो हो जाती है। आपको बताना है कि कितनी ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो नगण्य हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके जो 120 किलोमीटर है। यानी अगर आप 120 किलोमीटर तक की ऊंचाइयों पर जाएंगे तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल है, आप धीरे धीरे ऊपर ऊंचाई की ओर जाओगे तो आपकी जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता जाएगा। और अगर लगभग आपके 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर आपकी ऑक्सीजन वहाँ पे नगण्य हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कितने भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो आपके 5 भाग है, उस 5 भागों में बांटा गया है। और नेक्स्ट बात की जाए तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो आपको बताना है कि वायुमंडल की सबसे गर्म परत है वो कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी जो थर्मोस्फीयर है। ऑप्शन नंबर ए थर्मोस्फीयर है वो आपकी जो सबसे जो वायुमंडल की सबसे गर्म परत है वो हो जाएगी। नेक्स्ट बात की जाए तो वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? वैसे वायु में उपस्थित सबसे हल्की गैस आपके जो हीलियम होती है, लेकिन अगर वायुमंडल की पूछे तो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है वो आपके हाइड्रोजन गैस है वो होती है। नेक्स्ट बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है वो आपके बताना है। तो दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है? तो आपके जो आपके जाई लाल ब्रोमाइड है वो आपकी सबसे जहरीली गैस है। इस यहाँ पे आपके जो मिथाइल आइसोसाइनाइड लिखा हुआ है, मिथाइल आइसोसाइनाइड ये जो गैस है आपकी जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस समय जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के जो रिसाव से ही वहाँ पे लगभग 22 से 23,000 लोग हैं उनकी मृत्यु हुई थी जी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी गैस में लीकेज हुआ था? तो आपके जो मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि आपकी जो जहरीली गैस पूछा जाए तो आपकी जो जाइलाल ब्रोमाइड है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो पृथ्वी की जो पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी जो दुर्लभ गैस है वो पाई जाती है? तो पृथ्वी में जो पपड़ी पर प्रचुर मात्रा में जो दुर्लभ गैस पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो आर्गन गैस होती है वो सबसे दुर्लभ मात्रा में और दुर्लभ गैस है वो होती है। नेक्स्ट बात की जाए तो निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगर पृथ्वी की सतह की बात की जाए तो आपके जो सर्वाधिक कौन सी गैस है तो आपके ऑक्सीजन गैस हो जाएगी, जो कि वायुमंडल में लगभग 21% है वो इसके जो आपके परसेंटेज है। लेकिन अगर वायु में पूछा जाए तो आपके सर्वाधिक ऑक्सीजन, और वायुमंडल में पूछा जाए तो सर्वाधिक जो गैस है वो आपके नाइट्रोजन है वो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है वो पाई जाती है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु है वो आपके जो एल्यूमिनियम है वो पाई जाती है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? आपको बताना है कि जो जैविक अम्ल है वो कौन सा है। तो आपके जैविक अम्ल है वो आपके ऑक्जेलिक अम्ल होता है, वो एक प्रकार से एक जैविक अम्ल होता है।
ठीक है। और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3, जिसे हम सोरे का अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। वही जो आपके सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, क्या होता है सर, H2SO4। इस H2SO4 है, जिस देश की जो इसकी उत्पादकता या इसका उपयोग जितना ज़्यादा होगा वो देश उतना ही विकसित माना जाएगा। तो देश की अर्थव्यवस्था को किस अम्ल के आधार पर मापी जाती है, तो आपको याद रखना है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके आधार पर मापी जाती है। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि जैविक अम्ल कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपकी ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो हमारे मुंह के जो पार्श्व भाग में स्थित जो टॉन्सिल है का जो मुख्य कार्य क्या होता है। टॉन्सिल का जो मुख्य कार्य होता है कि आपके जो रोगाणु होते हैं उनका विनाश करना होता है। क्या होता है सर, रोगाणु का विनाश करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास कि जब दो या दो से अधिक धातु के जो मिश्रण को क्या कहते हैं, जो दो या दो से अधिक धातु के जो मिश्रण है उसको मिश्रित धातु कहते हैं। जैसे आपकी जो स्टील्स है, जो कांसा है, अन्य सभी जो धातु होती है कुछ जो आपके मिश्रित धातु के रूप में आती है, जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स करके बनाया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जब क्लोरीन के साथ क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर है उनका निर्माण करता है। तो जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर है वो आपके बिना बुझा हुआ चूना यानी कि CaO है, वो बिना बुझा हुआ चूना है, वो आपके जो बिना बुझा हुआ चूना है वो आपके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण है वो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसकी जो आयु का पता लगाने के लिए आपके रेडियो कार्बन डेटिंग का जो उपयोग किया जाता है। तो आपके जो कार्बन डेटिंग प्रणाली है वो आपके जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म उनके जो आप जीवाश्म है तो उनकी जो आयु पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग है वो करते हैं, ठीक है। और कार्बन डेटिंग में भी आपके जो C17 होता है उसका जो C17 होता है, सॉरी C14 होता है, C14 सॉरी आप माफ़ कीजिएगा, जो C14 होता है C14 उनके द्वारा कहते हैं ये कार्बन डेटिंग प्रणाली में जो कार्य करता है। नेक्स्ट बात की जाए तो यदि लाल और हरे रंग को अगर आपस में मिला दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग है वो बनेगा। तो लाल और अगर हरे को मिला जाए तो आपके जो पीला रंग है वो इसका निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि पशुओं में किसके कारण जो खुरपका और मुंहपका रोग होता है। तो खुरपका और मुंहपका रोग है वो मुख्य रूप से गायों में देखने को मिलता है। मुख्य रूप से तो वैसे अन्य जो पशु है उनमें भी होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से गायों में देखने को मिलता है। और जो ये दोनों रोग होता है वो आपके वायरस यानी कि विषाणु है उसके कारण जो ये रोग है वो होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके ट्यूबलाइट होती है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस है वो भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से तो आपके ऑर्गन भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, मुख्य रूप से आर्गन गैस है, ऑर्गन गैस है उसको भरा जाता है। इनके साथ ही जो पारे का यानी कि जो आपके HG होता है पारा, उसका जो वाष्प होता है उसको भी भरा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो पारे का वाष्प और आपके जो ऑर्गन है इन दोनों को भरा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो ठोस की जो शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ठोस की शुद्धता का निर्धारण आपके उसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उनके आधार पर यानी जो गलनांक बिंदु होता है उनके आधार पर किया जाता है कि जिन पदार्थों का गलनांक जितना उच्च होगा वो ठोस उतना ही शुद्ध माना जाता है, जबकि जिसका गलनांक जितना कम होगा वो धातु या ठोस उतना ही अशुद्ध माना या कम शुद्ध माना जाता है, ठीक है। तो ठोसों की शुद्धता का निर्धारण किसमें क्या होगा, आपके गलनांक बिंदु में होगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके जो भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, आपके भौतिक संतुलन की बात की जाए तो आपकी जो समांतर बल है, समांतर बल के नियमों पर जो आपके भौतिक समांतर बलों के नियम पर आपके जो भौतिक संतुलन है वो कार्य है वो करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस धातु को अगर चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। वैसे आप इस बात को इस प्रश्न को इस तरह से याद रख सकता है कि आपको आप किसी कहावत है कि नाक कट गई, क्या लगता है आपको ऐसे, NAK नाक कट गई, यानी सबसे आसानी से चाकू से किसे काटा जा सकता है तो Na से, मतलब कि आपके सोडियम से। और उसके बाद किसको आसानी से काटा जा सकता है तो पोटेशियम को काटा जा सकता है, ठीक है। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि सबसे आसानी से किसे काटा जा सकता है तो आपके जो सोडियम को। अगर सोडियम ऑप्शन में ना हो तो फिर आपका जो आंसर है वो आपकी जो पोटेशियम है वो आपके आंसर है वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप जरूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि अगला प्रश्न आपके पास है कि जब न्यूलैंड के अनुसार उस समय की जो प्रकृति में कितने और कुल कितने तत्व मौजूद थे जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक पूरा किया। तो न्यूलैंड ने बताया कि जब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन या प्रत्येक पदार्थ है या परमाणु है वो अपना अष्टक पूरा करता है, जिस और अष्टक पूरा करने से उसको स्थायित्व मिलता है। ठीक है, तो उस समय कितने तत्व मौजूद थे? तो आपके जो 56 है, ऑप्शन नंबर सी है, 56 तत्व है वो आपके उस समय मौजूद थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होती है। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि जब किसी जो पदार्थ है, जब किसी पदार्थ की जब स्थिति में परिवर्तन हो तब हम कहेंगे कि उसकी स्थितिज ऊर्जा का निर्माण होगा, और जब पदार्थ कोई भी गति करेगा तब उसकी गतिज ऊर्जा का निर्माण होगा। और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों साथ में होती है, एक बढ़ेगी तो दूसरा कम होगा, यानी कि ओवरऑल जो ऊर्जा होती है उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं जैसे बांध के पानी में। तो जब बांध का पानी, आपको पता है कि बांध का पानी स्थिर होता है, तो स्थिर होने के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन बी है कि आपके उड़ता हुआ विमान, जब विमान या वायुयान है वो उड़ता है तो गति करता है, तो गति करने के कारण उसमें जो सबसे अधिक है वो गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट बात की जाए तो उसके गिरता हुआ नारियल, जब नारियल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है मतलब गति कर रहा है, तो गति के कारण इसमें जो है वो भी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो और हमारे जो प्रश्न में हमें स्थितिज ऊर्जा पूछा है, तो स्थितिज ऊर्जा होगा आपके बांध के पानी में, क्योंकि वो बांध का पानी स्थिर होता है, तो स्थिर होने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और हमेशा याद रखना कि ऊर्जा हमेशा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जो जी का मान है वो किसने दिया था। तो जी के मान की बात की जाए, सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण नियम की बात की जाए तो गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और ये नियम आपके जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। लेकिन जब अपने न्यूटन के द्वारा जब बताया गया था कि जो उस पर जो आकर्षण बल है वो जो वस्तु के द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब इसको समानुपाती जो चिन्ह है उसको हटाने के बाद जब जी का मान आता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहा गया, इसका मान है वो आपके हेनरी क्वेडिस है उनके द्वारा कहते हैं आपको इन्होंने दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके जीवन के जो भौतिक चरण को खाली जगह भी कहते हैं। तो जीवन के जो भौतिक चरण है उसको आपके प्रोटोप्लाज्म भी होता है। भौतिक चरण क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, जिसे कहते हैं जीव द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। जीव द्रव्य क्या होता है सर? कि जीव द्रव्य होता है आपके जो जो आपके जो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, प्लस अगर उसमें अगर केंद्र को भी जोड़ दिया जाए तो उसे प्रोटोप्लाज्म या फिर अपने जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो आज का वीडियो हम यही तक रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाई जा सके। और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा।